हेलो हेलो आफरीन। आफरीन ही आई है अभी क्लास में। अभी और सब नहीं आए, आने दो, 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं, है ना, 1-2 मिनट स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा। अभी तक आफरीन ही आई है क्लास में। पता नहीं सब कहाँ रह गए, जल्दी से टाइम पे आ जाया करो भाई, क्लास भी स्टार्ट करनी होती है। समझ में नहीं आ रहा। अभी तो आफरीन ही है, कोई ऐड ऑन नहीं हुआ। लग रहा है आफरीन हम दोनों ही हैं, चलो ठीक है फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है आफरीन, स्टार्ट करते हैं फिर। So hello everyone, here I am your mentor Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started. So आप देख सकते हैं ये आपके चैनल्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के। इनको आप ज्वाइन करिए, आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी, कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको इजीली मिल जाएगी। सो नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे कि आप मेरा देख पा रहे हैं, यूज कोड आशी स्टैंड, ये मेरा कोड है। सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज के लिए। ठीक है, आपको कोई भी कोर्स परचेज करते हैं उसके ऊपर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। राखी का तोहफा लेके आए आपके लिए फिल फॉर्म, है ना। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज भी रक्षाबंधन है और कल भी रक्षाबंधन है। सो आप देख सकते हैं 10% का ऑफ है। प्लस आपको क्या मिलेगा, पेपर फर्स्ट की फ्री बुक मिलेगी। पेपर फर्स्ट की क्या मिलेगी, फ्री बुक मिलेगी। ओके, सो पेन, और आपको पता है साथ में नोटबुक भी मिलेगी आपको। तो इतना अच्छा लिमिटेड ऑफर है, वो भी आपका 28 टू 3 सितंबर तक। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवानी हो बुक से रिलेटेड या जो भी पूछना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे, जो कि पता है मंडे टू सैटरडे। संडे को भी एज पर योर जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास ले सकते हैं। एंड ये आपके रिकॉर्डिंग सेशन होता है फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड आपका 10 to 11 भी आपकी क्लास होती है ऐप पर। ठीक है, आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाके और भी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है और ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट हो गई और ये क्या हो गया, इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सर्च करना है तो क्या करना है, गूगल करना है, कैसे करना है, और सर्च भी करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले खुद को खर्च करना है ना। तो मेहनत करना है, मेहनत करने से डरना नहीं है। सो मूव फॉरवर्ड आजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। Nothing is impossible. Nothing is impossible. The word itself says I am possible. तो word क्या कहता है, जो nothing is impossible, impossible word क्या कह रहा है, कुछ भी impossible नहीं है। तो क्या कहना चाह रहा है, I am possible। मतलब ये word क्या कह रहा है कि I am possible, मैं possible हूँ। बल्कि लोग इसे impossible देखते हैं, और जबकि अगर इसे देखा जाए तो ये exactly में क्या है, I am possible। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप करना चाहो तो वो आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छे से एक स्माइल दे दीजिए, जल्दी से एक स्माइल दे दीजिए। फिर हम आगे आज पढ़ेंगे द बिग पुश थ्योरी, बड़े धक्के का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे आज हम, बड़े धक्के का सिद्धांत। एंड लास्ट में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, वो करेंगे, फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ओके,
जल्दी से स्माइल कर दो, एक फटाफट प्यारी सी स्माइल कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया क्लास में? नन्हे लोगन आपने, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप स्माइलिंग। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़े धक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के अंदर बड़े धक्के का सिद्धांत क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की आपको जरूरत है, सबसे पहले पॉल रोइस्टन रोडान ने ये थ्योरी दी थी। किसने दी थी? प्रोफेसर पॉल एंड रोइस्टन रोडान ने, ठीक है, जिसको इन्होंने क्या थ्योरी के नाम से, बिग पुश के नाम से इन्होंने थ्योरी को रखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बताता है कि बड़े धक्के का सिद्धांत एक व्यापक बड़े बड़े व्यापक कार्यक्रम को उच्च न्यूनतम रूप में आवश्यक है। मतलब एक अविकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को दूर करने के लिए इलाज, मतलब इसके कहने का मतलब बड़े धक्के का सिद्धांत का मतलब है कि जब आप कोई अंडर डेवलपमेंट कंट्री इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसको डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, अंडर डेवलप को डेवलप करना चाहते हैं, डेवलपिंग में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक उच्च न्यूनतम के रूप में आवश्यक है क्या, आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करना पड़ेगा, किससे ओवरकम होने को, क्या हो जाओगे, ओवरकम मीन्स उससे निकल के आ जाओगे, ऑब्स्टेकल जो आपके उसमें ऑब्स्टेकल आ रहे हैं अविकसित अर्थव्यवस्था के अंदर, जो विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आपको चाहिए हाई हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर जितना निवेश व्यापक होगा, जितना बड़ा व्यापक निवेश होगा, उतना ही क्या होगा, हमारा देश अच्छा हो जाएगा, उतना ही डेवलप्ड हो जाएगा, अंडर डेवलप से उतना ही डेवलप्ड हो जाएगा। तो ये लाइन ये बोल रही है। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि इंग्लिश में समझ सकते हैं बस। प्रोफेसर आर रोदान हैज मेंशन्ड थ्री काइंड ऑफ इंडिविजिबिलिटी, उन्होंने तीन तरीके की इंडिविजिबिलिटी बताई है जो आप कंसीडर कर सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए, मतलब एक जो रास्ता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए इन तीनों को आप फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, हाँ, क्या पढ़ रहे थे? तो इसमें क्या बताता है, इंडिविजिबिलिटी एंड प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में कोई भी डिवाइड नहीं होता, डिविजिबिलिटी नहीं होती, मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो इसको, इंडिविजिबिलिटी में अभाज्य, आई थिंक सो, हाँ, इसमें कोई विभाजन नहीं हो सकता, आप विभाजन बोलते हैं ना। इनडिविजिबिलिटी इन डिमांड, इसमें भी क्या है, इनडिविजिबिलिटी है। सप्लाई ऑफ सेविंग्स की जो सप्लाई होती है वो भी क्या है, इनडिविजिबिलिटी है। डिविजिव इसमें मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, डिविजिबिलिटी मतलब इसके अंदर डिवाइड नहीं कर रहे हो आप आपस में चीजों को, ठीक है। सो नीड क्यों है, हमें जरूरत क्यों है बिग पुश थ्योरी की? हमें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रोडान के अकॉर्डिंग हमें बड़े प्रोत्साहन की मतलब नीड ऑफ अ बिग पुश, एक बिग पुश की जरूरत है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हमें असमानताओं को दूर करना है, क्या करना है, असमानताओं को दूर करना है, जो बाहरी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, जो कि क्या करती है, राइज करती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज को बढ़ाती है। तो जो आप बाहरी इकोनॉमी को देखते हैं तो वो मौद्रिक अर्थशास्त्र बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, दोज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, जो उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होने पर कई फर्मों या उद्योगों द्वारा साझा किए जाते हैं। समझ गए, मतलब ये कहने मतलब जो आप बिग पुश, एक बड़े धक्का दोगे आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी एक्सटर्नल इकोनॉमी को, तो वो एक एक क्या होगा, एक अच्छे पैमाने पे आकर क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो फर्म्स और इंडस्ट्रीज है वो भी इसके साथ क्या कर रही है, एक बड़े पैमाने पे आ रही है। तो हमने बड़े धक्के का सिद्धांत दे दिया उसके अंदर, मीन्स बड़े हमने इन्वेस्टमेंट लगा दी उसके अंदर, बिग पुश कर दिया उसे, एक मतलब क्या कर दिया, एक तरीके से बड़ा धक्का दे दिया, जो हमारी अंडर डेवलपमेंट कंट्री थी उसको डेवलप करने के लिए हमने एक बिग पुश, एक बड़े धक्के का सिद्धांत दिया, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, तो इसलिए इसने इसको नाम दे दिया बड़ा धक्के का सिद्धांत। सो आप देख सकते हैं इनडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन समारोह में या सामाजिक ओवरव्यू में आप देख सकते हैं लागतों की पूर्ति आपूर्ति में असमानता, ठीक है। तो सोशल ओवरहेड आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम एक्सेट्रा। सो सड़कों, पुलों, बिजली की आपूर्ति, संचार प्रणाली आदि के संदर्भ में सामाजिक ओवरहेड, ठीक है, जैसे सड़कें हैं आपकी देख रहे हो, पुल है,
बिजली की आपूर्ति है, संचार प्रणाली है ना? ब्रिजेज़ हैं, पावर सप्लाई है, आदि के संदर्भ में क्या है? सामाजिक ओवरहेड्स। क्या है? सामाजिक ओवरहेड, कम्युनिकेशन सिस्टम है। मतलब जैसे आप देख रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, आगे प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाह रहे हो, है ना? सप्लाई एक अच्छे लेवल पे करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको सड़क, पुल, सब बिजली वगैरह ये सब क्या है? ये सब इन सब चीज़ों की क्या है? ज़रूरत है ना? ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन होती है ना? प्रोडक्शन आपका फंक्शन अगर कर रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की नीड नहीं होगी। ये सब चीज़ें भी एक स्टेबलाइज़ेशन भी होना चाहिए। इन सब पे भी आप काम करोगे, ब्रिजेज़ वगैरह पे, पावर सप्लाई वगैरह पे। तो अब डिमांड की आ गई, मांग की अविभाज्यता। मतलब अब मांग की अविभाज्यता कैसे होती है? तो मतलब आप देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ डिमांड्स रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली सेटिंग ऑफ इंटर डिमांड। कंट्री जो होती है इंटरडिपेंडेंट हो जाती, कंट्री अंडर डेवलपमेंट कंट्री के लिए। जो आप इसी देशों में देखा जाता है, साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो उद्योगों की एक साथ स्थापना की जा सकती है। ठीक है, एक क्या करा जाता है, इनकी एक जैसी क्या करते हैं ये लोग, जो पूरक वस्तुओं की अगर आप उद्योग देखें तो दोनों को आप स्थापना एक साथ कर सकते हैं। तो इसकी क्या है, हमें नीड है, आवश्यकता है ना? तो ऐसा इसलिए है, क्यों है? क्योंकि व्यक्तिगत निवेश परियोजनाओं में उच्च जोखिम होते हैं। मतलब अगर देखा जाए, अगर इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट आप लोग करोगे उसमें तो हाई रिस्क होता है और इनकम लो होती है। अगर आप खुद इंडिविजुअल उसके अंदर करते हो, व्यक्तिगत आप करते हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जैसे ग्रुप में आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, और एक इंडिविजुअली कर रहे हो आप, तो उसमें क्या है, इसमें एक जोखिम है, एक रिस्क है, क्योंकि कम आय उनके उत्पादों की मांग को सीमित करती है। जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो जो आप क्या कहते हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन से प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे लिमिटेड हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, लिमिटेड होगा तो उससे आगे चीजें नहीं डेवलपिंग हो पाएंगी, है ना? अविभाज्यता जो हमने डिमांड को बोला है, वो कैसे पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सो थर्ड इज द इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग। मतलब इंडिविजिबिलिटी है किसमें? सप्लाई ऑफ सेविंग में। जैसे आप देख सकते हैं, हाई इनकम इलास्टिसिटी, जब हाई इनकम होती है तो सेविंग इज अ थर्ड इंडिविजिबिलिटी। सेविंग क्या है? एक थर्ड इंडिविजिबिलिटी बताइए। रोजिस्टेंट रोडान वाली जो थ्योरी है, ठीक है, तो हाई मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है इसमें? हाई मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिक्वायर क्या देता है इसमें? क्या बोलते हैं? रिक्वायर है इसमें हाई, मतलब इसके अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो भी ज्यादा कर रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ सेविंग्स भी क्या होगी, वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज नॉट इजी टू अचीव, मतलब ये इजी नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इजी। जितना ये मैं समझा रही हूँ आपको इतना इजी लग रहा है, ये अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो इतना इजी नहीं है। दिस इज नॉट इजी टू अचीव इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री बिकॉज ऑफ लो इनकम। अब आप अचीव नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में। आप देख सकते हो कि ये इतना इजीली हम इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर पाए बिकॉज लो ले इनकम है। उसमें इनकम क्या होती है? लो होती है। तो लो इनकम की वजह से क्या होगी, सारी चीजें लो होती चली जाती है, तो क्या होता है फिर आगे डेवलप्ड नहीं हो पाता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रह जाता है वो। इसलिए इसमें बता रहे इंडिविजिबिलिटी एंड सप्लाई ऑफ सेविंग्स डिमांड, दैट्स व्हाई। सो अब आता है अब क्रिटिकल अपरेलिस, लाइक आप निर्यात और आयात विकल्प में अगर देखें तो निवेश में क्या देखते हैं आप? सब्सिट्यूट हो रहा है इसमें, नेग्लिजिबल इकोनॉमी आता है। ठीक है, तो सामाजिक अगर आप ओवरहेड पे देखें, अगर आप देखें कि निवेश में बड़ा धक्का कर दे रहे हो, मतलब निवेश आप एक बड़ा निवेश लगा रहे हो भारी अर्थव्यवस्था के लिए, कि व्यापक लगा रहे हो। जैसे कि वायरल ने बताया कि आप विकसित अर्थव्यवस्था को घरेलू निवेश से क्या कर सकते हो, आप स्वतंत्र रूप से विश्व व्यापार से अधिक अर्थव्यवस्था को एहसास ही होता है ना? होम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ये भी बता रहा है एक बड़े उसमें आके। कौन? पॉइंटेड आउट ऑफ वाइनर ने जो बोला था, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी क्या करती है, एक रियलाइज करती है कि हमें एक बड़े धक्के सिद्धांत की जरूरत है भाई। तो ये बोल रहा है इसके अंदर, अविकसित अर्थव्यवस्था में घरेलू निवेश से स्वतंत्र रूप से विश्व व्यापार में अधिक अर्थव्यवस्थाओं को एहसास होता है कि यस, आई नीड अ बिग पुश इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। सो नेग्लिजिबल इकोनॉमी इज इवन फ्रॉम कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब लागत कम करने वाले निवेश से भी नगण्य अर्थव्यवस्था है। तो इवन इन द प्रोडक्शन ऑफ लोकल कंज्यूमर गुड्स एंड मोस्ट पब्लिकल यूटिलिटीज, इसमें बताया हुआ है ये आप स्थानीय उपभोक्ता है मान लो, और अधिकांश सार्वजनिक जो भारतीय जो सार्वजनिक उपयोगिता के उत्पादन में संभावित भारी जो अर्थव्यवस्था को सीमित तरीके से महसूस किया जा सकता है।
जैसे कि आप अपने अपना इंडिविजुअली ले लें, स्थानीय में, यहाँ स्थान में रह के जो उपभोक्ता की वस्तुओं को मैं यूज कर रही हूँ और एक पब्लिकली हो रहा है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं कि भारी जो अर्थव्यवस्था में चीजें हो रही है उसको आप ज्यादा महसूस कर सकते हैं कि क्या उसमें कॉस्ट कम हो रही है, कितनी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, पब्लिकली क्या फर्क पड़ रहा है, लोकल उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, मोस्ट पब्लिक यूटिलिटीज, है ना। तो ये सब चीजें क्या है इसमें, इसमें फर्क, इसमें सब अंडर डेवलपमेंट कंट्री का इसमें सब पे फर्क पड़ रहा है ना, तभी तो वो बता रहा है कि यस, द नीड ऑफ बिग पुश, बड़े धक्के का सिद्धांत, द नीड ऑफ बिग पुश। क्लास में और कोई एड ऑन हुआ है या तुम ही लोग हो बस? हाँ, पीडीएफ तो होते ही हैं आफ्टर क्लास, वो तो करने ही होते हैं, मैं तो पेंडिंग रखती नहीं हूँ इसीलिए। हम्म, बस तुम तीनों ही हो, अभी कोई एड ऑन नहीं हुआ है? गलत बात है। चलो आज, हाँ आज तो ये है कि राखी की वजह से और बच्चे नहीं ऐड ऑन हो पाए, कोई बात नहीं, आई नो। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेग्लेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब वन ऑफ द प्रिंसिपल डिफेक्ट्स ऑफ द बिग पुश थ्योरी इज दैट इट emphasizes the importance of a high level of investment in capital goods and consumer goods. So industries and social overhead capital except एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। मतलब किसी क्षेत्र में आप निवेश कर रहे हो, उसकी अपेक्षा हो रही है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहे हो उसको, लाइक हर चीज को आप ऐसे कर देते हो ना, अरे नहीं यार ऐसे होना चाहिए था, तो ये नहीं था, है ना। तो बिग पुश सिद्धांत के प्रमुख दोषों में से क्या है, यह एक है कि यह कृषि और अन्य प्राथमिक उद्योगों को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों और सामाजिक ओवरहेड पूंजी में स्तर को निवेश के महत्व पर जोर देता है। क्या देता है, मतलब ये कहना चाह रहा है द बिग पुश थ्योरी इज दैट अगर इम्फेसाइज करा जाए तो जो इम्पोर्टेंस है हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, इन जो उसका इम्पोर्टेंस है वो इन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स को देता है। क्या बताता है, इन इन कैपिटल गुड्स को, in capital goods and consumer goods industries and social overhead capital except agriculture and other primary industries, है ना। मतलब वस्तुओं के उद्योगों और सामाजिक ओवरहेड पूंजी में उच्च स्तर के निवेश को महत्व से जोड़ देता है। क्या देता है, जोर देता है कि कैसे आप पूंजीगत वस्तुओं को, उपभोक्ताओं को कैसे आप आगे एम्फेसाइज कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन प्राथमिक उद्योगों को छोड़कर, क्या प्राथमिक जो आपकी क्या बोलते हैं, लाइक आपका कैसे बताऊं, जैसे आप प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, इसी तरीके से प्राइमरी उद्योगों को छोड़कर क्या करता है ये, उद्योग को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं को लेता है, कितने लेता है, कैपिटल गुड्स वगैरह को लेता है, ठीक है, और क्या करता है, इनको ओवरहेड करता है, इनके ऊपर मैं लाइक काम वगैरह स्टार्ट करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, अपना एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज को छोड़कर। जैसे आपका ये एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह इसमें कहना चाह रहा है कि जैसे आपने बताया था 75% पॉपुलेशन अगर इस पे काम करती है, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में काम करते, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे उससे डेवलपिंग नहीं हो रहा था हमारा, तो इसलिए हमें नीड थी। तो ये इसलिए बड़े धक्के का सिद्धांत आया कि एकदम एक निवेश व्यापक रूप में करा जाए कि पूरा जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है वो एक डेवलपमेंट में हो पाए, उसका कुछ शुरुआत हो जाए, तो इसीलिए इन सब चीजों को अपने अपने वे में बताया हुआ। सो जनरेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न करता है ये। मतलब सामाजिक ओवरहेड पे देखें तो निवेश की एक उच्च मांग न्यूनतम राशि का शुभारंभ अत्यधिक महंगा है। मतलब निवेश जो आप लगा रहे हो उसका जो राशि है वो क्या है, हाईली एक्सपेंसिव है। इन्वेस्टमेंट सोशल ओवरहेड्स पे लगाते हैं तो एक्सपेंसिव है। इसके अलावा अगर आप ओवरहेड कैपिटल हैज अ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। मतलब एक तरीके का आप उच्च पूंजी उत्पाद पे अनुपात जो देखते हैं वो बहुत लंबी अवधि के लिए हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबी अवधि के लिए हो जाता है। मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशनरी स्टेट आता है हमारा,
वो एक तरीके से इतना इसके अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता आगे की तरह, मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत लंबी जनरेट्स कर रहे हो आप, बहुत लंबी अवधि हो जाती है। मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड में नहीं, बड़े धक्के का सिद्धांत तो एक साथ ही कर रहा है ना, वो तो बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों को थोड़ी ना कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो फिफ्थ आ जाता है कम निवेश से उत्पादन में बड़ी वृद्धि होती है ना। कम निवेश से क्या होता है? लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लार्ज इंक्रीज इन आउटपुट, है ना। दुनिया के आर्थिक विकास के जॉन एल्डर के सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि निवेश का अपेक्षाकृत निम्न स्तर अतिरिक्त उत्पादन के रूप में अच्छी तरह से भुगतान करता है। मतलब कम निवेश कर रहे हो आप, कम निवेश कर रहे हो, ठीक है। अब उत्पादन में बड़ी वृद्धि होती है। अब आप मान लो लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लीड्स टू लार्ज इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में क्या कर रहे हो? मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो दुनिया के आर्थिक विकास के जॉन एल्डर के जो सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि निवेश का अपेक्षाकृत निम्न स्तर अतिरिक्त उत्पादन के रूप में अच्छी तरह से भुगतान करता है। समझ गया? मतलब ये एक यहाँ पे जॉन एल्डर ने बताया, अपना एक स्टैटिस्टिकली इन्होंने एनालाइज कर लिया कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट कर रहा है, रिवील्स कर दिया, इन्होंने खोल दिया इस राज को कि जो रिलेटिवली लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना आप कर रहे हो, तो ये आउटपुट के लिए एक वेल इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल आउटपुट निकाल रहा है, ये अच्छी तरीके से भुगतान कर रहा है। इसमें इसका ये इसमें एक कैरी कर रहा है इन सब चीजों को। आप आगे की ओर देख सकते हैं, ये इस थ्योरी में इसको बढ़ने के लिए क्या कर रहा है? ये सहायता प्रदान कर रहा है। समझ रहे हो? समझ आ रहा है? सो तो नहीं गए? सो तो नहीं रहे हो? अब दो बच्चे रह गए, कौन भाग गया भाई? अच्छा फ्री, अरे उसका नेट खत्म हो गया आई थिंक सो। कोई बात नहीं, चलो चलो दो ही बच्चे। समझ आ रहा है? लोमन और नन्हे समझ आ रहा है आप दोनों को? से यस और नो। से यस और नो, जल्दी से रिप्लाई किया करो। पता चलता है ना क्लास में एक्टिव हो या नहीं हो, तो बोलना चाहिए ना नन्हे। चलो ठीक है। देख लिया, कम निवेश से उत्पादन में बड़ी वृद्धि होती है। दुनिया के आर्थिक विकास में क्या होता है? जर्नल डग के हमने देख लिया। अभी एक तरीके से बिग पुश थ्योरी ही बताती है, लाइक बिग पुश हो रहा है ना, बिग पुश। सो नेक्स्ट आ जाओ, प्रशासनिक और संस्थागत कठिनाई। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल कठिनाइयां भी आ गई भाई इसमें। तो इसमें क्या बता रहा है? बिग पुश सिद्धांत की आप बात कर रहे हो, बिग पुश थ्योरी इज बेस्ड अपॉन इंजीनियर निवेश से विस्फोट पर आधारित है। किससे? इंजीनियर निवेश, है ना। इंजीनियर निवेश के विस्फोट पर आधारित है ये। तो रोजिस्टन रोडान क्या बताते हैं कि खुद बताते हैं कि अविकसित देशों में अपूर्ण रूप से विकसित बाजारों की उपस्थिति में मूल्य तंत्र एक बहुत खराब सिग्नलिंग क्या है? प्रणाली है, ठीक है। जैसे ये आप लगा रहे हो उसमें, आप विकसित बाजारों की उपस्थिति में मूल्य तंत्र एक द प्राइस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वेरी पुअर सिग्नलिंग सिस्टम। मतलब आप सोचते हो कि आप विकसित देशों में मतलब लाइक कुछ भी आप एक अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज आ जाती है कि प्रशासनिक के तरीके से अगर देखा जाए, तो प्रशासन होता है हमारा, किसी चीज में काम करेंगे प्रशासन और संस्थागत हमें चाहिए होता है, तो वो इसमें डिफिकल्टीज डाल रहा है, ठीक है। तो रोजिस्टन खुद बताते हैं इस बात को। तो रोजिस्टन क्या है? खुद बताते हैं कि जो अविकसित देशों में अपूर्ण रूप से विकसित बाजार होते हैं ना, अपूर्ण रूप से, जो पूरी तरीके से नहीं होते, इम्परफेक्टली डेवलप मार्केट होती है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर उनका प्राइस बहुत पुअर होता है। क्या होता है? क्योंकि वो खुद ही इतनी विकसित नहीं है ना। अब एक बताओ, कोई मार्केट जब खुद ही इतना विकसित नहीं है, जब एक मैं मार्केट ले रही हूँ, ठीक है, मार्केट, तो वहाँ पे लोग भी हैं कई तरीके के, जब वो मार्केट ही पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, तो इम्परफेक्टली डेवलप मार्केट है, तो इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर तो प्राइस कैसे इसके अंदर ठीक हो जाएगा? तो इट्स अ वेरी पुअर सिग्नलिंग सिस्टम। तो क्या ये मूल्य तंत्र एक बहुत खराब सिग्नलिंग प्रणाली है इसके अंदर, इन्होंने बताया, बुक बिग पुश थ्योरी के अंदर बताया। सो सेवेंथ क्या है? यह एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, मतलब लाइक ये हिस्टोरिकल नहीं है, इसको हिस्टोरिकल मत मानना कि हाँ ऐतिहासिक चलता है। सो अंत में, बट लास्ट और नॉट द लीस्ट, रोलान थेसिस क्या बोलता है कि वर्तमान में तेजी से प्रगति हो रही है, तो आप इसी देशों को लॉन्च करने के लिए एक प्रकार का नुस्खा है। क्या है?
ये तो उन्होंने बताया ऐतिहासिक व्याख्या नहीं करी जा सकती, मतलब इसकी हिस्टोरी, इट इज नॉट अ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ डेवलपमेंट टेक प्लेस, कि विकास कैसे होता है, ये कोई हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो प्रोफेसर हेगन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से एक बड़े धक्के का सिद्धांत उपस्थिति या अनुपस्थिति कहीं भी विकास की विशिष्ट विशेषता नहीं रही है ना। मतलब विकास कैसे होता है, प्रोफेसर हैगन के अनुसार ऐतिहासिक रूप से एक बड़े धक्के की सिद्धांत की उपस्थिति और अनुपस्थिति कहीं भी विकास की विशिष्ट विशेषता नहीं रही है। मतलब क्या कह सकते हो, इसके अंदर एक इसकी, जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज में आपकी विशेषता रही है तो उसमें नहीं रही है। इसके अंदर जैसे बिग पुश की कोई भी विशेषता और उपस्थिति इसमें नहीं रही है, विशिष्ट रूप से कहते हैं ना, एक स्पेशली रूप से। सो आप देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ बिग पुश हैज नॉट बीन डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ ग्रोथ हियर। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो फटाफट। अंडर द बिग पुश स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट लार्ज इन्वेस्टमेंट आर टू बी डायरेक्टेड, मतलब विकास की बिग पुश रणनीति के तहत बड़े निवेश को निर्देशित किया जाता है। तो इनमें से क्या होगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पावर। जल्दी से इसका आंसर बताओ, फिर कमेंट सेक्शन में देखती हूँ आप लोगों का क्या आंसर है। जल्दी से बताओ, फिर मैं कमेंट सेक्शन में देख लूँ आप लोगों के आंसर। विकास की बिग पुश रणनीति के तहत बड़े निवेश की ओर निर्देशित किया जाना है। क्या होगा इसका सही आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग? लोमन का ही आंसर आया अभी तक, ने आंसर दो फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर राइट नाउ। जल्दी से देख लो, देख लो, फिर बोलोगे मैम देखने को नहीं मिला। बिग पुश रणनीति के तहत जब आप अंडर द बिग पुश स्ट्रेटेजी की बात करो डेवलपमेंट में, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट की ओर निर्देशित करता है क्या? सोच लो जरा एक बार आंसर, जिसने भी आंसर दिया है जरा एक बार अपने आंसर्स पे ध्यान दो, जरा क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, ध्यान दो। एक बार दोबारा देख लिया, अब बताऊं क्या आंसर है? नन्हे का आंसर नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम अपना आंसर बता देते हैं। सो द राइट आंसर इसका क्या होगा आपका, इसमें एग्रीकल्चर की बात करता है। विकास की जब बिग पुश रणनीति के तहत जब आप बड़े निवेश की बात करते हैं तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है, उद्योग इंडस्ट्री वगैरह में जाता है। ठीक है। रोस्टो इकोनॉमिक स्टेज, रोस्टो की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसकी इकोनॉमिक स्टेज क्या है इनमें से, जैसे ए बी सी डी, पहले देख लो कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है, तो ये सब पढ़ो, इसको देखो कौन सा आएगा इसमें से। रोस्टो के आर्थिक चरण क्या है, रोस्टो के आर्थिक चरण क्या है? जल्दी बताओ क्या होगा द राइट आंसर।
क्या होगा इसका राइट आंसर? लोमन का ही आंसर आ रहा है, नन्हे का आंसर ही नहीं आ रहा है। गलत बात है ना? गलत बात है ना ये नन्हे, आपको ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट, है ना? ट्राई करना चाहिए ना, ये गलत बात है, एक बार ट्राई करना चाहिए कि यस मैम इसका यही होगा। 100 सेकंड का आंसर बता दूं फिर क्या, 1-2 मिनट दूं? यस, द राइट आंसर हो जाएगा बी, द ट्रेडिशनल सोसाइटी। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ देखते हैं, फिर टेक ऑफ होता है, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, फिर द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, है ना? पारंपरिक समाज, टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें आप देखते हो, टेक ऑफ, परिपक्वता के लिए ड्राइव, और उच्च बड़े पैमाने पर खपत के ऊपर। तो ये सब भी बताने में इतना इजी क्वेश्चन था ये, इसमें भी आप आंसर नहीं दे रहे हो तो फिर आगे कैसे प्रैक्टिसिंग करोगे? नहीं कर पाओगे ना, पहले प्रैक्टिस पे ध्यान दो ना कि कैसे क्या करना है। सो एडम स्मिथ का जब अदृश्य हाथ का अंतिम प्रभाव यह है कि एक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में हर कोई, जब इंडिविजुअल इनविजिबल हैंड की बात कर रहा था एडम स्मिथ वाले में, तो क्या बताता है इसमें से क्या होगा? एडम स्मिथ के अदृश्य हाथ का अंतिम प्रभाव यह है कि एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में हर कोई, क्या होगा आपके को? Benefit each checks in his and her own interest, या will increase their profit in a free market, या आपका should act to maximize economic growth, या should act to promote the public interest। लाभ यदि प्रत्येक अपने हित में कार्य करता है, या एक मुक्त बाजार में जो अपने मुनाफे में वृद्धि करेगा, या आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए कार्य करना चाहिए, जैसे आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए, या जनहित को आपको बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए। तो क्या होगा इसका थर्ड का आंसर? अल्टीमेट इफेक्ट्स ऑफ द इनविजिबल हैंड। ओके, लोमन का आंसर आया है। लोमन एक बार दोबारा सोच लो कि द राइट आंसर सी होगा, एक बार दोबारा पढ़ो, आके इधर आओ, इधर आओ, दोबारा पढ़ो, एक बार दोबारा पढ़ो, सोचो कि सी क्यों होगा इसका। मैंने आपको क्या बताया था जब इनविजिबल हैंड की बात करी थी इसने, तो क्या बताया था? एक बार दोबारा मौका दे रही हूँ आंसर करेक्ट करने का, ठीक है? क्लास में आप ही आंसर दे रहे हो, इसलिए एक बार दोबारा करेक्ट करने का मौका दे रही हूँ, टाइम भी दे रही हूँ। तो एक बार सोच लो कि यही होगा तो क्यों होगा, ठीक है? ये होगा, अगर यही होगा तो क्यों होगा? ठीक है, देख लिया? वंदना जी, वंदना जी एड ऑन हुई है। वंदना आंसर देख लो जल्दी, वो क्वेश्चन देख लो जल्दी से, ये क्वेश्चन देख लो, इसका क्या आंसर होगा? बिग पुश थ्योरी समझा दी है मैंने वंदना जी, ठीक है? मैंने बिग पुश की थ्योरी अभी समझा दी है, आप इसे समझ लेना। और अभी 2 क्वेश्चन हो चुके, 4 ही क्वेश्चन मैंने लाई थी अभी मैं, क्योंकि मुझे पता था आप लोग सारे आओगे नहीं, तो इसलिए मैंने क्लास को उतना नहीं आगे बढ़ाया है अभी, ठीक है? आज थोड़ा ही मैंने कराया है, बिग पुश थ्योरी कराई है, ओनली 4 क्वेश्चन करवा रही, 2 हो चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बताओ जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ। देखो जरा आंसर क्या है। गुड इवनिंग मैम, सी।
वंदना ने भी आंसर सी दिया है, बट आई डोंट नो सी क्यों दे रहे हो आप लोग आंसर। ग्रोथ का वो देखकर दे रहे हो ना आप लोग, पर वो नहीं होगा आंसर सी। मैंने लोमन को भी बोला एक बार दोबारा आपको सोच लो कि सी आंसर क्यों होगा। एक बार वंदना मैं आपको भी बोल रही हूँ, ठीक है, एक बार जरा आंसर पे ध्यान दो। ठीक है, एक बार आंसर पे आप प्लीज ध्यान दीजिए। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। एक बार दोबारा मौका दिया है मैंने, चलो दोबारा आंसर देखते हैं। वंदना का आंसर चेंज हुआ, लोमन का आंसर चेंज नहीं हुआ। यस, द राइट आंसर इज ए होगा। यस, वेरी गुड वंदना जी, वेरी वेरी गुड। कोशिश करी ना, ऐसे ही होता है। वेरी गुड। तो बेनिफिट्स को बताता है आउन इंटरेस्ट के, ठीक है। लाभ यदि प्रत्येक अपने हित में कार्य करता है, ना कि आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए कार्य करना चाहिए। तो मैंने बताया ही नहीं जब इनविजिबल हैंड की जब हम बात कर रहे हैं आदर्शात, ये तो बोलता ही नहीं कहीं से कहीं तक ये। सो वंदना जी, एक बार आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। एक बार ये मैं आपको प्रीवियस आंसर दिखा देती हूँ। सॉरी, इसका तो आपने आंसर ही देख लिया, तो कैसे करोगे आप। कोई बात नहीं, अपने आप बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो माल्थस की थ्योरी वाज दैट द पॉपुलेशन। माल्थस की थ्योरी, माल्थस का सिद्धांत था कि जनसंख्या। जल्दी बताओ। अब माल्थस थ्योरी वाज दैट द पॉपुलेशन क्या होगा। माल्थस थ्योरी वाज दैट द पॉपुलेशन क्या होगा, आर्थिक विकास के समानुपाती रूप से वृद्धि हुई, या ज्यामितीय रूप से वृद्धि हुई और खाद्य आपूर्ति से आगे निकल गए, जो अंकगणितीय रूप से बढ़ी। खाद्य आपूर्ति और आर्थिक विकास के साथ स्थिर रूप से वृद्धि हुई, या किसी उत्पादन को पार करते हुए असमान रूप से वृद्धि हुई। अब आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम ये समझा दिया करो। अब आपने खुद ही आंसर सही दिया, ठीक है। अब एक बताओ, ये थ्योरी समझी हुई है आप लोग की। अब मैं क्वेश्चन एक एक एक्सप्लेन करूंगी तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग को ये थ्योरीज पढ़ाई हुई है। क्वेश्चन इसलिए कराया जाता है कि आप लोग का दिमाग चले, और राइट आंसर से आप समझ जाते हो कि यस, इस थ्योरी का पार्ट ये है। ठीक है, अगर कोई थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो आप 4 बार मुझसे पूछ सकते हैं कि यस मैम, इसका आंसर हमें समझ में नहीं आया है। क्या आंसर होगा इसका। अभी आंसर नहीं दिया आप लोगों ने, चलो देख लो, दे दो आंसर। माल्थस थ्योरी वाज दैट द पॉपुलेशन, माल्थस का जो सिद्धांत है उसकी जनसंख्या क्या बताती है। क्या समझ पा रहे हो माल्थस का सिद्धांत। बताया था मैंने, क्या बताया था आपको। माल्थस में एक लाइन नहीं बताई थी, वो इसमें और पर्टिकुलर लिखी हुई है सामने, अगर आप उसको देखो तो। जल्दी से आंसर बताओ, देख के क्या होगा।
वंदना ने बी या सी बोला है, लोमन ने बोला है सी। सो एक बार सोच लो दोबारा, इतना आंसर में कंफ्यूज क्यों होना है, ये तो बताया हुआ है इतना अच्छे से। और बल्कि इसके अंदर तो पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है, इसमें तो घुमा के भी आंसर नहीं लिखा हुआ है कि घुमा के आंसर लिखा हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ऐसे नहीं है ऐसे है। इसमें तो घुमा के भी नहीं लिखा हुआ है आंसर कि घुमा के लिखा हुआ, बिल्कुल पर्टिकुलरली आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर। दोबारा पढ़ लो एक बार, चेंज मत करो, चेंज मत करो अपना आंसर, एक बार दोबारा पढ़ो। और क्या बताया था माल्थस की थ्योरी वाज दैट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या बताती है, जनसंख्या क्या बताती है उसकी। एक लाइन मैंने माल्थस की थ्योरी में डिफाइन कर दी थी आप लोगों की, माल्थस की थ्योरी ये बताती है, और वही सेम इसमें लाइन ए बी सी डी में एक लाइन पर्टिकुलरली है। जब ऑप्शन बताऊंगी तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा यस। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 10 सेकंड का, फिर मैं देखती हूँ आंसर किसका सही है। 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से बता दो। अच्छा ठीक है, वंदना बोल रही ए ही है। ओके, तो राइट आंसर बता देते हैं। जब मैंने आपको बताया था जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही आपका क्या होगा, द सप्लाई ऑफ फूड भी बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ फूड जितना बढ़ेगा उतना ही आपका पॉपुलेशन क्या होगा, विद द कीप अप विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो। तो इसका मैंने क्या बताया था, इंक्रीज ज्योमेट्रिकली आउटस्ट्रिपिंग फूड सप्लाई विच ग्रू अर्थमेटिकली। अब एक बार बताओ, ये बताया था नहीं बताया था, जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी जनसंख्या होगी उतनी फूड सप्लाई होगा, बताया था। तो ये इंक्रीज प्रोपोर्शनली टू इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास में समानुपाती रूप से वृद्धि, ये तो कहीं से नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था खाद्य आपूर्ति से आगे निकल जाएगी। ये तो मैंने ए वन लाइन में बताया था, ये आंसर आपको बताया था, ये नहीं बताया था, याद आया नहीं आया। कंफ्यूजन अभी भी कंफ्यूजन है। बताया था माल्थस की थ्योरी में, माल्थस की थ्योरी में बताया था कि एक ही लाइन में बताया था कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग फूड हमारा सप्लाई होगा, उतना ही हमारा पॉपुलेशन होगा उतना ही हमारी फूड की सप्लाई होगी, मतलब जितनी जनसंख्या उतना ही खाते वो होगा, बताया था, यही लाइन बताई थी, तो उसी को इसने एक वन लाइन में लिखा हुआ है। अब आ गया समझ में, वंदना जी अब आ गया समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लोमन आ गया समझ में, लोमन समझ में आ गया, प्लीज जल्दी रिप्लाई करो फिर, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन भी बेकार है। सो बता सकते हैं आप लोग को समझ आ गया। लोमन, क्योंकि लोमन ने भी आंसर गलत दिया था ना इसीलिए। ओके, नन्हे तो आंसर ही नहीं दे रहे, आई थिंक सो मुझे लग रहा है वो सिर्फ वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं, सिर्फ रिप्लाई नहीं देना है। क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है वंदना जी। और रिकॉर्डिंग सेशन आप लोग देख लेना, ओके रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। बिग पुश की थ्योरी पढ़ाई है मैंने आज, और साथ में 4 क्वेश्चंस करा दिए आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था आप लोग सब अब बिजी हो गए। कल भी आपकी क्लास वही सेम उस पर होगी, 8 बजे भी होगी, और फिर आपकी 10 बजे भी क्लास होगी, दोनों टाइम पे मैं आपको थ्योरीज ही कराऊंगी कल, ठीक है, थ्योरीज ही कराऊंगी कल। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज अभी बाद में लगाऊंगी थोड़े। कल मैं 4 थ्योरीज अगेन खत्म कर देती हूँ, देखती हूँ कौन सी कराती हूँ थ्योरी आपको मैं कल। ओके, बैलेंस ग्रोथ है, ग्रोथ आई थिंक सो करा दूँ, वो भी ठीक रहेगी है ना। तो फिर बाद में हेरोडोमर और सोलो मॉडल थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे, जिससे कि वो थोड़ा टफ भी है और समझ में भी आसानी से आ जाएगा आप लोगों को, कि कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, ठीक रहेगा। सो याद रखना है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे द सेशन। तो रिमाइंडर आपका क्या है, मिशन जेआरएफ, इस चीज को याद रखना है कि जो आपका रिमाइंडर है अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि आप यहाँ क्लास लेने आ रहे हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बैठने और सुनने नहीं आ रहे हो। आपका टारगेट है मिशन जेआरएफ, ओके, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ओके, ये आपका टारगेट है, इस टारगेट को भूलना नहीं है, और अच्छे से, हाँ जी कल क्लास है,
कल आपकी शाम को क्लास होगी, सेम टाइम पे 8 बजे आपकी क्लास होगी। और बता दूंगी 10 बजे क्लास होगी नहीं होगी, होगी वैसे जहाँ तक है क्लास आपकी होगी। सो ठीक है, देख लेना आप सब लोग कैसे क्या करना है, ठीक है। बाकी क्लास तो आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी कल, ठीक है वंदना जी, कल क्लास है, सबको आना है क्लास में, क्योंकि बिग पुश की थ्योरी आज समझाई थी, इंपॉर्टेंट है, और इसका रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देख लेना। और बाकी हम कल लोग थ्योरी करेंगे और क्वेश्चन सब देखते हैं फिर कब करेंगे, ओके। ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड वंदना जी, वेरी गुड, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, इतना बिजी होने के बावजूद भी, आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतना ट्राई फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर आपको कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे बेझिझक यहाँ पे बोल सकते हो कि मैम यस ये थ्योरी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई है, या मुझे इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन है मैम, क्लियर कर दीजिए। तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप इतनी मेहनत करोगे तो मुझे आपके साथ डबल मेहनत करनी है ना, तभी रिजल्ट का आउटपुट निकल के आएगा, ऐसे रिजल्ट का आउटपुट निकल के नहीं आएगा। कुछ भी जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप मुझे एक दिन पहले बता दो, तो मैं नेक्स्ट डे आपको उसको सॉर्ट आउट करके बता दूंगी, ठीक है। और पीजीटी की तैयारी शायद आप ही कर रहे थे, पीजीटी के लिए यही सब सिलेबस जो पढ़ रहे हो यही पढ़ते रहो, और अपना अलग से पीजीटी के क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रीवियस ईयर देख के अपने आप बुक्स ले लो, जो भी ले लो, ठीक है, उस पर टिक मार्क करते रहो, ये प्रैक्टिस कर लो, आपका आराम से निकल जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर को। बस ये याद रखना, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसको मत भूलना। पीजीटी में, पीजीटी में वही इंपॉर्टेंट होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वही आते हैं, वन लाइनर। अब जैसे आपका रोस्टो की थ्योरी की 5 स्टेजेस है, अब सिंपल वही पूछ लेगा, ठीक है। अब जैसे माल्थस की थ्योरी का भी हमने पढ़ा, तो उसमें वो पूछ लेगा कि यस बताओ क्या है इसका, माल्थस का प्रोपोनेंटेड बाय किसके द्वारा था, या द बेस्ड ऑन थ्योरी किसके ऊपर है, वन लाइन में बता दिया। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रोथ में क्या है, या और ग्रोथ में ये इस ईयर में ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी दी थी, है ना, तो ये सब चीजें। हाँ, तो टाइम मिले तो उसको रीड आउट करते रहो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पीजीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी ये मत उसको हल्के में मत लेना, पीजीटी एग्जाम निकल गया तो बहुत बड़ा ये लाइक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस तो मोर 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी पेपर फर्स्ट अभी नेट का आप लोग भी देखते रहो, नेट भी इधर भी थोड़ा बहुत अपना भाई थोड़ा एक मैनेजमेंट करके चलो, आई नो इतना सब कुछ बहुत हाई हो जाएगा, बट ठीक है, कभी उठा लिया अपना पीजीटी का, पीजीटी नहीं है तो इतना भी मत ध्यान दो, क्योंकि ये सारा सिलेबस तो पीजीटी में आ रहा है, पढ़ रहे हो आप ऑलरेडी, इतना स्ट्रेस मत लेना। बस ये कभी कभी क्वेश्चंस उसके आप टिक मार्क मारते रहो, बस ये क्वेश्चंस हमें ऐसे ऐसे करने हैं, और एक अलग से बुक ले लो, कॉपी ले लो, और नोट डाउन करते रहो वन लाइन क्वेश्चन जो मैं बताती हूँ कॉपी में, नोट डाउन करो उसको। नोट डाउन करने से क्या होगा, जब नोट्स तैयार हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम होगा तो वो कॉपी उठा के सिर्फ पढ़ने की जरूरत होगी, सिर्फ रिवाइज करने की, कोई टेंशन नहीं होगी आपको कि यस ये दोबारा पढ़ना है, ये दोबारा नहीं पढ़ना है, समझ गए। बस इसीलिए जरूरी है, पीजीटी का मुझे याद आ गया, पीजीटी देखो जहां तक है आपको कुछ नहीं पता, अक्टूबर में हो जाए, है ना, इनका कुछ नहीं पता एग्जाम का, तो इसलिए अपना भाई आगे तैयारी करते रहो, ये नहीं कि बैठना नहीं है इसको, ठीक है, बैठना नहीं है, बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। बाकी ठीक है, कल तो है ही क्लास है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मेरे रिमाइंडर आप याद रखिएगा, मिशन जेआरएफ, और आपको अभी क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को अपने लाइक नोन में ये इतना अच्छा ऑफर है, आपको देख पा रहे पेपर फर्स्ट का आपको पीवाईक्यूज और आपको एमसीक्यूज दोनों इसमें मिल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए ऑफर है, तो आप अपने नोन में किसी को बता सकते हो या किसी को गिफ्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक कम दाम में आके आप उसको एक लाइफ दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है ना, तो इसको आप कर सकते हो, देख लेना, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।